दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 70वीं BPSC की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। यह जो शॉर्ट नोट्स का टॉपिक है वह इंडियन पॉलिटी टॉपिक से संबंधित है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग प्रश्न समझते हैं कि आखिर प्रश्न की डिमांड क्या क्या है। तो प्रश्न कह रहा है, यद्यपि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है, तथापि न्यायिक सक्रियता ने इस अवधारणा को धुंधला कर दिया है। भारत के संदर्भ में चर्चा करें। तो सर्वप्रथम हम लोग यदि इसकी प्रश्न की डिमांड की बात करें कि प्रश्न की डिमांड क्या क्या है, तो देखिए इस प्रश्न में मुख्य रूप से दो बातें पर हमें फोकस करनी है, जिसमें पहला है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि संविधान में कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण की बात की गई है। और जो इस प्रश्न में दूसरा जिस पॉइंट पर हमें फोकस करना है वह है कि न्यायिक सक्रियता ने इस अवधारणा यानी कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण को धुंधला कर दिया है। भारत के संदर्भ में चर्चा करें, यानी कि किस प्रकार से धुंधला किया है। तो इस प्रश्न में हमें दो ही मुख्य बातों पर फोकस करनी है। तो आइए आज का हम लोग आंसर प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रश्न में सर्वप्रथम हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि जब भी आप शॉर्ट नोट्स का इंट्रोडक्शन लिखें तो प्रयास करें कि उस इंट्रोडक्शन को टू द पॉइंट ही प्रारंभ करें। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बनाया है, संविधान द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। देखिए इस इंट्रोडक्शन में संक्षिप्त में हमने बता दिया कि संविधान यह बात प्रावधान करता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होगा। इसके बाद शक्तियों का पृथक्करण से संबंधित यदि कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स हैं तो उस ऐतिहासिक फैक्ट्स को लिखें, और इसके अलावा कुछ संवैधानिक प्रावधान है तो उस संवैधानिक प्रावधान को नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएं। तो देखिए इसमें मैंने बताया है कि शक्तियों का बंटवारा का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया है। हालांकि भारतीय संविधान का भी अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण की बात करता है। तो जब यदि आप आर्टिकल 50 की बात करेंगे, डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो आर्टिकल 50 है वह स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य पृथक्करण की बात की गई है। और जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वह मुख्य रूप से मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर आधारित है। तो अब इतना बताने के बाद डायरेक्ट संवैधानिक प्रावधान की हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि प्रश्न में भी पूछा गया है कि न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है, यानी कि किस प्रकार से संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण की बात की गई है। तो देखिए इसके संबंधित यदि संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधान शक्तियों का पृथक्करण संबंधी, यदि शक्तियों का पृथक्करण के संबंध में संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो सबसे पहला है अनुच्छेद 50 आर्टिकल 50, जो कि बात करता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण की। इसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात करें तो वह है आर्टिकल 121 एवं आर्टिकल 211, यानी कि अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 211। यदि अनुच्छेद 121 की बात करें तो वह प्रावधान करता है कि संसद के, देखिए अनुच्छेद जो 121 है वह प्रावधान करता है कि संसद में न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित किसी भी प्रकार का बहस नहीं किया जा सकता है। वहीं जो आर्टिकल 211 है वह राज्य विधानमंडल की बात करता है, यानी कि अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 211 में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल में न्यायाधीशों के आचरण के संबंधी किसी भी प्रकार का बहस नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो तीसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह है आर्टिकल 122 एवं आर्टिकल 212। आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 यह स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि न्यायालय, यानी कि भारत का किसी भी प्रकार का न्यायालय संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है। यानी कि ये जो तीन महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं अनुच्छेद 50, 121, 211, 122 और 212, ये सारे जो आर्टिकल हैं वो विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित शक्तियों का पृथक्करण का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख करते हैं। अब इतना लिखने के बाद, यानी कि इतना लिखने के साथ ही प्रश्न का जो पहला डिमांड है जिसमें कि बात की गई है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण मौजूद है, यानी कि इस पहले सेक्शन का आंसर हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो इस प्रश्न का दूसरा सेक्शन है जिसमें चर्चा करना है कि न्यायिक सक्रियता ने किस प्रकार से इस पृथक्करण की अवधारणा को धुंधला कर दिया है, तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न
का दूसरे भाग का आंसर देखते हैं। तो देखिए दूसरे भाग का आंसर में बताया गया है कि हालांकि न्यायिक सक्रियता के विकास ने भारत में न्यायपालिका द्वारा संसद की शक्तियों का अतिक्रमण भी विभिन्न निर्णयों के माध्यम से किया गया है। यानी कि जो ये पैराग्राफ है वह स्पष्ट रूप से वर्णित कर रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से या जो शक्तियों का पृथक्करण की जो सिद्धांत है उस शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत को जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से न्यायपालिका ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया है, जिसे कि विभिन्न निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो इसमें पहली उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं न्यायपालिका द्वारा कानून का निर्माण करने का आदेश पारित कर संसद की शक्तियों का अतिक्रमण किया गया, जैसे कि शिक्षा का अधिकार और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। तो यदि हम लोग शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार को मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक केस में, ध्यान दीजिएगा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक का जो मुकदमा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में स्पष्ट रूप से वर्णित किया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स घोषित कर दिया। और ऐसी स्थिति में जब फंडामेंटल राइट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में जो सरकार है उसका यह कर्तव्य हो गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करे। इसी प्रकार से कुछ ही समय पहले निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के तदुपरांत केंद्र सरकार ने एक कानून भी इस संदर्भ में पारित किया। दूसरा है पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय द्वारा कई राज्य विधानसभाओं को विश्वास प्रस्ताव संचालित करने का आदेश दिया, जबकि अनुच्छेद 212 इस पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप की मनाही का उपबंध करता है। अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद 212 है इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो न्यायपालिका है यानी कि भारत में जितने भी न्यायपालिका है वह संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की समीक्षा नहीं कर सकता, जबकि पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि विधानसभाओं में विश्वास मत को संचालित किया जाए। आप इसे उदाहरण के रूप में यदि हम लोग देखें तो नवीनतम उदाहरण के रूप में हम लोग पंजाब को देख सकते हैं। जब पंजाब सरकार द्वारा विश्वास मत को लाए जाने के लिए राज्यपाल से स्वीकृति ली गई तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने उस स्वीकृति को मना कर दिए। तदुपरांत सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब में विश्वास मत को राज्य सरकार द्वारा लाया गया। तो यह पैराग्राफ कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय द्वारा कई राज्य विधानसभाओं को विश्वास प्रस्ताव संचालित करने का आदेश दिया है। एक और इसी संबंध में एक और उदाहरण है उत्तराखंड के संबंध में। देखिए जब उत्तराखंड में इसके पूर्व हरीश रावत की सरकार थी तो उस समय माननीय राज्यपाल द्वारा विधानसभा को किसी कारणवश भंग कर दिया गया था। तदुपरांत जो उत्तराखंड की जो राज्य सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपरांत वह फिर से वहां विश्वास मत का परीक्षण किया गया और विश्वास मत के उपरांत पुनः सरकार की बहाली हुई। और नेक्स्ट उदाहरण की हम लोग बात करें तो वह है जनहित एवं रीट याचिका के माध्यम से समय समय पर विधायिका को विभिन्न आदेश देने का कार्य किया गया है। जैसे यदि हम इस पैराग्राफ को समझने के लिए यदि एक उदाहरण की बात करें तो देखिए जब कोरोना पीरियड में जब कोरोना के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो रही थी तो ऐसे स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने एक पीआईएल के सुनवाई के आधार पर एक आदेश पारित किया कि केंद्र सरकार कोरोना के कारण से मृत्यु होने पर उनके परिवारों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे। यानी कि केंद्र सरकार यानी कि विधायिका को न्यायपालिका ने आदेश जारी किया कि कोरोना से किसी भी व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को केंद्र सरकार द्वारा 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि न्यायपालिका ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विधायिका एवं कार्यपालिका को विभिन्न समय समय पर आदेश देने का कार्य किया है। अब हम लोग इतना लिखने के बाद यानी कि प्रश्न का जो दूसरा डिमांड है, प्रश्न की दूसरा डिमांड को हमने इसमें कवर कर लिया। अब इतना लिखने के बाद हम लोग कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष देखते हैं। तो देखिए निष्कर्ष में बताया है कि निष्कर्षता स्पष्ट है
कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से एक तरफ जहां जन आकांक्षाओं की पूर्ति तो अवश्य हुई है, लेकिन यह विधायिका का स्थान बिल्कुल नहीं ले सकता। यानी कि जो न्यायपालिका है वह अपने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विधायिका का स्थान बिल्कुल नहीं ले सकता। यही कारण है कि न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक अतिक्रमण के बीच वर्तमान समय में सामंजस्य बनाने की जरूरत है, ताकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका इन तीनों के मध्य जो संविधान द्वारा जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, उस शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत बरकरार रहे। तो इस प्रकार से हमने इस शॉर्ट नोट्स का प्रश्न का आंसर को डिस्कस किया। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।